लेक्चर में लेसन 4 भूमंडलीकृत विश्व का बनना का फर्स्ट पार्ट किया था। आज हम इसका सेकंड पार्ट पढ़ेंगे जो कि 19वीं सदी 1815 से लेकर 1914 तक का है। बच्चों 19वीं सदी में दुनिया जो है तेजी से बढ़ने लगी थी। आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक कारकों ने पूरे समाज की काया पलट कर दी थी। विदेशी संबंधों को नए ढर्रे में डाल दिया था। अर्थशास्त्रियों ने नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक विनिमय में 3 तरह की गतियों या प्रवाहों का उल्लेख किया है। इनमें पहला प्रवाह है व्यापार, दूसरा है श्रम और तीसरा है पूंजी। इनमें जो पहला प्रवाह व्यापार का होता है, जो 19वीं सदी में मुख्य रूप से वस्तुओं के व्यापार तक ही सीमित था, जैसे कि कपड़ा या गेहूं आदि। और दूसरा श्रम प्रवाह, जिसमें लोग काम या रोजगार की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। तीसरा प्रवाह पूंजी का होता है, जिसमें अल्पकाल या दीर्घ अवधि के लिए दूर दराज के इलाकों में निवेश किया जाता है। ये तीनों तरह के जो प्रवाह थे, चाहे वो व्यापार हो, श्रम हो, पूंजी हो, ये एक दूसरे से जुड़े हुए थे और लोगों के जीवन को बहुत प्रभावित करते थे। कभी कभी इन कारकों के बीच मौजूद संबंध भी टूटने लगते थे। उदाहरण के लिए वस्तुओं या पूंजी की आवाजाही के मुकाबले श्रमिकों की आवाजाही पर ज़्यादा शर्तें और बंदिशें लगाई जाती थी। फिर भी यदि हम इन तीनों प्रभाव का अध्ययन करते हैं तो 19वीं सदी की जो हमारी अर्थव्यवस्था है उसको हम अच्छी तरह से समझ सकते हैं। आपका पॉइंट है विश्व अर्थव्यवस्था का उदय। व्यवस्था को, इस विषय को समझने के लिए सबसे पहले हमें औद्योगिक यूरोप में खाद्यान्न उत्पादन और उपभोग के बदलते रुझानों पर विचार करना होगा। सामान्य रूप से बच्चों जो सभी देश हैं अपने भोजन के लिए, अपने भोजन के मामले में आत्मनिर्भर होना बहुत ज़्यादा जरूरी समझते हैं और उस पर वो प्रयास भी करते हैं। लेकिन 19वीं सदी में ब्रिटेन की बात अलग थी। अगर उस समय ब्रिटेन खाद्य आत्मनिर्भरता के रास्ते पर चलता तो वहाँ के लोगों का जीवन स्तर ही गिर जाता और सामाजिक तनाव फैलता। 18वीं सदी के जो आखिरी दशक थे उसमें ब्रिटेन की आबादी तेजी से बढ़ने लगी थी। नतीजा देश में भोजन की मांग का बढ़ना। जब जनसंख्या बढ़ेगी तो भोजन की मांग भी बढ़ेगी। जैसे जैसे शहर बढ़े तो उद्योग धंधे भी बढ़ने लगे, कृषि उत्पादों की मांग भी बढ़ने लगी, कृषि उत्पाद महंगे मिलने लगे। दूसरी तरफ बड़े बड़े भूस्वामियों के दबाव में आकर सरकार ने मक्का के आयात पर भी पाबंदी लगा दी थी। जिन कानूनों के सहारे सरकार ने यह पाबंदी लागू की थी उसे बच्चों क्या नाम दिया गया? कॉर्न लॉ। क्या नाम दिया गया था? कॉर्न लॉ, मक्का कानून, कॉर्न लॉ। खाद्य पदार्थों की ऊंची कीमतों से परेशान उद्योगपतियों ने सरकार को बहुत मजबूर कर दिया कि जो कॉर्न लॉ है उसको फौरन समाप्त कर दे। कॉर्न लॉ के निरस्त होने के बाद बहुत कम कीमत पर खाद्य पदार्थों का आयात किया जाने लगा। जो ये खाद्य पदार्थ आयात किए जाते थे उनकी कीमत ब्रिटेन में पैदा होने वाले जो खाद्य पदार्थ थे उनसे बच्चों बहुत कम थी। फलस्वरूप ब्रिटिश का जो किसान थे उनकी हालत और भी बिगड़ने लगी, क्योंकि वे जो माल आयातित था उसका मुकाबला नहीं कर पा रहे थे। क्यों? उनकी कीमत सस्ता होती थी और विशाल भूभागों पर खेती होना बंद हो गया। हजारों लोग बेरोजगार हो गए थे और
या तो शहरों में जाने लगे या फिर दूसरे देशों में जाने लगे। जब खाद्य पदार्थों की कीमत में गिरावट आ गई तो ब्रिटेन में उपभोग का स्तर बढ़ गया। 19वीं सदी के मध्य में जो ब्रिटेन की औद्योगिक प्रगति थी वो उसकी रफ्तार बहुत तेज रही बच्चों, जिससे लोगों की आय में वृद्धि हुई और लोगों की जरूरतें बढ़ी। खाद्य पदार्थों का और भी अधिक मात्रा में आयात होने लगा। पूर्वी यूरोप, रूस, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, दुनिया के हर हिस्से में ब्रिटेन का पेट भरने के लिए जमीनें साफ करके खेती की जाने लगी थी। खेती के लिए जमीन को साफ कर देना ही काफी नहीं था बच्चों। खेती हरे इलाकों को बंदरगाहों से जोड़ने के लिए रेलवे की भी जरूरत पड़ी। ज्यादा तादाद में माल ढुलाई के लिए नई बोरियां बनाना और पुरानी बोरियों को फैलाना भी जरूरी हो गया। और अब इन नई जमीनों पर खेती करने के लिए आवश्यक था कि दूसरे इलाकों से लोग वहां कर बसे। 19वीं सदी में यूरोप के लगभग 5 करोड़ लोग अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में जाकर बस रहे थे। माना जाता है कि जो पूरी दुनिया में लगभग 15 करोड़ लोग भविष्य की चाह में अपने घर छोड़कर दूसरे देशों में जाकर काम करने लगे। 1890 तक एक वैश्विक आर्थिक व्यवस्था सामने आ चुकी थी। इस घटनाक्रम के साथ श्रम विस्थापन, रुझानों, पूंजी प्रवाह और पारिस्थितिक और तकनीकी में गहरे बदलाव आ चुके थे। अब भोजन किसी आसपास के गांव या कस्बे में नहीं बल्कि हजारों मील दूर जाने लगे थे। अब अपने खेतों पर काम करने वाले किसान खाद्य पदार्थ ही पैदा नहीं कर रहे थे। अब यह एक ऐसे औद्योगिक मजदूर काम करने लगे थे जो संभवतः ही वहां पर आए थे। जहां महज एक पीढ़ी पहले ट्रेन जंगल में रही होगी, वहां खाद्य पदार्थों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए बच्चों रेलवे का इस्तेमाल किया जाने लगा था। भोजन तो एक मात्र उदाहरण है बच्चों। कुछ ऐसी कहानी कपास की भी है जिसकी दुनिया भर में बड़े पैमाने पर खेती की जाने लगी थी ताकि ब्रिटिश कपड़ा मिलों की मांग को पूरा किया जा सके। रबड़ की कहानी भी इससे अलग नहीं है, यानी कि गेहूं, कपास जैसे कृषि उत्पादों के साथ साथ कोयले जैसे खनिज पदार्थ भी इनमें शामिल होने लगे। 1820 से लेकर 1914 तक के बीच विश्व व्यापार में 2.5 से 40 गुना अधिक वृद्धि हो चुकी थी। अब जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो है तकनीकी भूमिका। अब इस घटनाक्रम में बच्चों तकनीक की क्या भूमिका रही होगी? रेलवे, भाप के इंजन, टेलीग्राफ, ये सब तकनीकी बदलाव भी महत्वपूर्ण रहे थे। उनके बिना तो जो 19वीं सदी है इसमें जो परिवर्तन आए थे उनकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। तकनीकी प्रगति अक्सर चौतरफा सामाजिक हो, आर्थिक हो, राजनीतिक हो, या फिर चौतरफा आर्थिक जो कारक होते हैं उनका परिणाम होती है। उदाहरण के लिए औपनिवेशिकीकरण के कारण यातायात और परिवहन के साधनों में वृद्धि हुई, उनमें भारी सुधार हुए, तेज चलने वाली रेलगाड़ियां बनी, बोगियों का भार कम किया गया, जलपोतों का जो आकार था वो बढ़ा, जिससे किसी भी उत्पाद को खेतों से दूर दराज के बाजारों में कम कीमत पर और ज़्यादा आसानी से पहुंचाया जा सके। मांस उत्पादों के व्यापार से भी बच्चों इस प्रक्रिया का अच्छा हमें अंदाजा मिलता है। 1870 के दशक तक अमेरिका से यूरोप को मांस का निर्यात नहीं किया जाता था। उस समय केवल जिंदा जानवर ही भेजे जाते थे और जिन्हें यूरोप में लाकर ही काटा जाता था। लेकिन जो ये जिंदा जानवर थे ये ज़्यादा जगह घेरते थे, बहुत सारे तो मर जाते थे और बीमार भी पड़ जाते थे। इसी वजह से मांस खाना एक महंगा सौदा तो था ही, लेकिन यूरोप के गरीब लोगों की पहुंच से भी दूर था। दूसरी तरफ ऊंची जो कीमतें थी और मांस उत्पादों की जो मांग थी और उत्पादन था वो भी
यह केवल फैलते व्यापार और समृद्धता का दौर ही नहीं था। हमें इस प्रक्रिया के साफ पक्ष को भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। व्यापार में इजाफे और विश्व अर्थव्यवस्था के साथ निकटता का ये परिणाम हुआ कि दुनिया के बहुत सारे देशों में स्वतंत्रता और आजीविका के साधन भी छिनने लगे थे। 19वीं सदी के आखिरी दशक में यूरोप की वजह से बहुत से कष्टदायक आर्थिक, सामाजिक और पारिस्थितिक परिवर्तन आए और औपनिवेशिक समाजों का विश्व अर्थव्यवस्था में समाहित उन्हें कर लिया गया था। हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों वो है रिंटरपेस्ट बीमारी का आना। ये रिंटरपेस्ट बीमारी क्या थी बच्चों? अफ्रीका में 1890 के दशक में रिंटरपेस्ट बीमारी बहुत तेजी से फैली थी। मवेशियों में प्लेग की तरह फैलने वाली इस बीमारी ने लोगों के आजीविका और स्थानीय अर्थव्यवस्था को बहुत गहरा प्रभाव डाल दिया था। इस बात का अच्छा उदाहरण है कि औपनिवेशिक समाजों पर यूरोपीय साम्राज्यवादी ताकतों के बड़े पैमाने पर बहुत असर पड़ा था। इस उदाहरण से हमें यह पता चलता है कि हमलों और बीजों के इस युग में दुर्घटनावश फैली गई जो मवेशी बीमारी थी उसने हजारों लोगों का जीवन और उनका भाग्य बदल दिया था। बच्चों, प्राचीन काल से ही अफ्रीका में जमीन की कोई कमी नहीं रही थी, जबकि वहाँ की आबादी बहुत कम थी। सदियों तक अफ्रीकियों की जो जिंदगी है, उनके काम काज है, जमीन और पालतू पशुओं के सहारे ही चलता रहा है। वहाँ पैसे या वेतन पर काम करने का चलन नहीं था। 19वीं सदी के आखिर में अफ्रीका में ऐसे उपभोक्ता सामान बहुत कम थे जिन्हें वेतन के सहारे पैसे के सहारे खरीदा जा सकता। अगर हम किसान होते तो आपके पास जमीन और पालतू पशु होते जिनकी वहाँ कोई कमी नहीं थी। ठीक है। 19वीं सदी के आखिर में यूरोपीय ताकतें थी जो अफ्रीका के विशाल भूक्षेत्र और खनिज भंडारों को देखकर इस महाद्वीप की ओर आकर्षित हो गई थी। यूरोपीय लोग अफ्रीका में बागान में खेती करने और खदानों का दोहन करना चाहते थे ताकि उन्हें वापस यूरोप भेजा जा सके। लेकिन वहाँ एक ऐसी समस्या आई जिसकी उम्मीद नहीं थी। वहाँ पर लोग तनख्वाह पर काम करना नहीं चाहते थे, यानी वो पैसा नहीं लेना चाहते थे। मजदूरों की भर्ती और उन्हें अपने पास रखने के लिए मालिकों ने, यानी कि जो यूरोपियन थे, उन्होंने उन पर अनेक हथकंडे जमा कर देख लिए, लेकिन उन्होंने अफ्रीका के लोगों ने उनकी बातों को नहीं माना। उन पर भारी भरकम कर लाद दिए गए जिनका भुगतान केवल तभी तय किया जा सकता था जब करदाता बागानों या खदानों में काम करता। और काश्तकारों को उनकी जमीन से हटाने के लिए उत्तराधिकार कानून भी बदल दिए गए। अब जो कानून बदले उनके तहत एक नई व्यवस्था कायम कर दी कि अब परिवार के केवल एक ही सदस्य को पैतृक संपत्ति मिलेगी और इस कानून के जरिए वे परिवार के बाकी लोगों को श्रम करने के लिए बाजार में धकेलने लगे। कौन? यूरोपीय। तभी वहाँ पर एक विनाशकारी पशु रोग फैल गया जिसे हम क्या कहते हैं? रिंटरपेस्ट। अफ्रीका में रिंटरपेस्ट नाम की बीमारी सबसे पहले 1880 के दशक के आखिरी सालों में दिखाई दी थी। उस समय पूर्वी अफ्रीका में एरिट्रिया पर हमला कर रहे इतालवी सैनिकों का पेट भरने के लिए एशियाई देशों से जानवर लाए जाते थे और यह बीमारी ब्रिटिश आधिपत्य वाले एशियाई देशों से उन्हीं जानवरों के जरिए यहाँ पहुँच गई थी। जो सैनिकों का पेट भरने के लिए जानवर लाए जा रहे थे ना, उन्हीं जानवरों के जरिए ये बीमारी अफ्रीका पहुँच गई थी। अफ्रीका के पूर्वी हिस्से में दाखिल होने वाली यह बीमारी जंगल की आग की तरह पश्चिमी अफ्रीका की तरफ बढ़ गई थी और 1892 तक यह अटलांटिक तट तक पहुंच गई। और रिंटरपेस्ट ने अपने रास्ते में आने वाले 90% मवेशियों को बच्चों मौत की नींद सुला दिया था। पशुओं के खत्म हो जाने से अफ्रीका के लोगों की रोजी रोटी के साधन भी खत्म हो गए और अपनी सत्ता को मजबूत करने के लिए और अफ्रीकियों को
बच्चों ये अनुबंधित क्या होते हैं? गिरमिटियाँ मजबूत होती हैं। ये तेज आर्थिक समृद्धि के साथ साथ जनता के कष्टों में वृद्धि, कुछ लोगों की आय में वृद्धि और दूसरों के लिए बेहिसाब गरीबी और कुछ क्षेत्रों में भारी तकनीकी प्रगति की दुनिया थी। 19वीं सदी में भारत और चीन के लाखों मजदूरों को बागानों, खादानों, सड़कों और रेल निर्माण परियोजनाओं में काम करने के लिए दूर के देशों में ले जाया जाता था और भारतीय अनुबंधित श्रमिकों को खास तरह के अनुबंध या एग्रीमेंट पर साइन करना पड़ता था। इस अनुबंध की शर्त होती थी कि यदि मजदूर अपने मालिक के बागानों में 5 साल तक काम कर लेंगे तो वे स्वदेश लौट सकते थे। भारत के जो अधिकतर अनुबंधित श्रमिक मजदूर थे वो थे पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, मध्य भारत, तमिलनाडु के सूखे इलाकों से आते थे। 19वीं सदी में बच्चों यहाँ पर बहुत इन इलाकों में बहुत भारी बदलाव आने लगे थे। कुटीर उद्योग थे जो वो खत्म हो रहे थे और जमीन का भाड़ा भी बढ़ गया था। खानों और बागानों में काम करने के लिए जमीनों को साफ किया जा रहा था। ठीक है, इन परिवर्तनों के कारण गरीबों के जीवन पर जो असर पड़ा वो क्या करते थे? काम की तलाश में वो इन लोगों के साथ, बागान मालिकों के साथ चले जाते थे अनुबंध के तहत। भारतीय अनुबंधित श्रमिकों को मुख्य रूप से कैरिबियाई द्वीप, मॉरिशस और फिजी ले जाया जाता था और तमिल अप्रवासी सिलोन और मलाया जाकर काम करते थे और बहुत सारे अनुबंधित श्रमिकों को असम के चाय बागानों में भी काम करवाने ले जाया जाता था। अगला जो हमारा पॉइंट है बच्चों वो है विदेश में भारतीय उद्यमी। विदेश में भारतीय उद्यमी बच्चों विश्व बाजार के लिए खाद्य पदार्थ और फसल उगाने के वास्ते पूंजी की आवश्यकता थी और बड़े बड़े बागानों के लिए तो बाजार और बैंकों से पैसा लिया जा सकता था, लेकिन छोटे मोटे किसानों का क्या होता? यहीं से ही देशी साहूकार और महाजन का उदय हुआ। क्या कभी आपने शिकारीपुरी, श्राफ और नट्टू कोटई चेटियारों के बारे में सुना है? ये सब उन सारे बैंकों और व्यापारियों में से थे जो मध्य एवं दक्षिण पूर्वी एशिया में खेती के लिए कर्ज देते थे और उनके पास दूर दूर तक पैसे पहुंचाने की व्यवस्थित पद्धति होती थी। यहाँ तक कि उन्होंने व्यावसायिक संगठनों और क्रियाकलापों के देशी समूह भी स्थापित कर लिए थे। अफ्रीका में यूरोपीय उपनिवेशकारों के पीछे भारतीय व्यापारी और महाजन भी जा पहुंचे। हैदराबादी सिंधी व्यापारी तो यूरोपीय उपनिवेशों से भी आगे जा निकले। 1860 के दशक तक उन्होंने दुनिया भर के बंदरगाहों पर बड़े बड़े एम्पोरियम खोल दिए थे, जिससे यह एक फलता फूलता कारोबार था क्योंकि सुरक्षित और आरामदेह जलपोतों के आ जाने से सैलानियों की भी संख्या तेजी से बढ़ने लगी थी। जो नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों वो है भारतीय व्यापार, उपनिवेशवाद और वैश्विक व्यवस्था। भारत में पैदा होने वाली जो महीन कपास थी उसका यूरोपीय देशों को निर्यात किया जा रहा था। औद्योगिकरण के बाद ब्रिटेन में भी कपास का उत्पादन बढ़ने लगा। इस कारण वहाँ के उद्योगपतियों ने सरकार पर यह दबाव डाला कि वे कपास के आयात पर रोक लगाए और जो उनके स्थानीय उद्योग है उनकी रक्षा करें। फलस्वरूप कपास का जो आयात था वो कम होने लगा। 19वीं सदी की शुरुआत से ही जो ब्रिटिश कपड़ा उत्पादक थे दूसरे देशों में अपने कपड़े के लिए नए यानी अपने कपड़ों को बेचने के लिए नए बाजार ढूंढने लगे। सीमा शुल्क की व्यवस्था के कारण ब्रिटिश बाजारों से बेदखल हो जाने के कारण जो भारतीय कपड़े थे उन्हें अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में भी भारी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ा। 1880 के लगभग निर्यात में सूती कपड़े का 30% था, यानी भारत 30% कपड़ा निर्यात करता था, लेकिन 1815 में घटकर ये
जाता था। 19वीं सदी में भारतीय बाजारों में जो ब्रिटिश औद्योगिक उत्पाद हैं उनकी बाढ़ आ गई थी और भारत से ब्रिटेन और शेष विश्व को बेचने वाले खाद्यान्न और कच्चे माल को निर्यात में काफ़ी इजाफा हो गया था। ब्रिटेन से जो माल भारत भेजा जाता था उसकी कीमत भारत से ब्रिटेन जाने वाले माल की अपेक्षा बहुत ज़्यादा होती थी। भारत के साथ ब्रिटेन हमेशा व्यापार अधिशेष की अवस्था में रहता था। ये व्यापार अधिशेष का क्या मतलब होता है बच्चों? इसका मतलब होता है कि आपसी व्यापार में हमेशा ब्रिटेन को ही फायदा होता था। ब्रिटेन इस मुनाफे से दूसरे देशों के साथ होने वाले व्यापारिक घाटे की भरपाई कर लेता है और बहुपक्षीय बंदोबस्त ऐसे ही काम करता है। इसमें एक देश के मुकाबले दूसरे देश को होने वाले घाटे की भरपाई किसी तीसरे देश के साथ होने वाले व्यापार में मुनाफा कमा करके कर दी जाती है। ब्रिटेन के व्यापार से जो अधिशेष हासिल होता था उसे तथाकथित होम चार्जेस का निपटारा होता था। इसके तहत ब्रिटानी अफसरों और व्यापारियों द्वारा अपने घर में भेजी गई निजी रकम और भारतीय भारी कर्जे पर ब्याज और भारत में काम कर चुके ब्रिटानी अफसरों को पेंशन दी जाती थी। आई होप बच्चों